हमारी दुनिया, हमारा सौरमंडल, ये सब आखिर बना कैसे? ये वो सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है, और ये हमारे सबसे बड़े ब्रह्मांडीय रहस्यों में से एक है। और जब हम पृथ्वी की ये तस्वीर देखते हैं जो अंतरिक्ष से ली गई है, तो ये सवाल और भी बड़ा लगने लगता है। इतने बड़े, इतने उथल-पुथल भरे ब्रह्मांड में जिंदगी से भरा हुआ ये शांत, खूबसूरत ग्रह आखिर बना कैसे? तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हमारे सोलर सिस्टम को एक क्राइम सीन की तरह देखना, क्योंकि ये सुरागों से भरा पड़ा है जो बस इस इंतजार में है कि कोई वैज्ञानिक जासूस आकर उन्हें डिकोड करे। और ये हैं हमारे मेन क्लूज। कोई भी थ्योरी जो इस पहेली को सुलझाने का दावा करती है, उसे इन 4 बातों का जवाब तो देना ही होगा। पहला, क्यों सारे प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं? दूसरा, क्यों वो सब एक ही चपटे प्लेन पर हैं? तीसरा, उनके ऑर्बिट्स एकदम गोल क्यों हैं? और चौथा, हमारे सौरमंडल में ग्रहों के 2 अलग-अलग ग्रुप्स क्यों हैं? 20वीं सदी के बीच तक ये पहेलियां अनसुलझी थीं। फिर एंट्री होती है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने इन सुरागों को एक साथ जोड़ने के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखा। ये है ओटो श्मिट, और 1944 में उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए पूरी तरह से क्रांतिकारी था। देखिए, तब तक ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते थे कि प्लैनेट सूरज से ही टूटे हुए गर्म गैस के गोले हैं, लेकिन श्मिट ने कहा नहीं, प्लैनेट्स गर्म नहीं बल्कि ठंडे पैदा हुए थे, धूल के एक बहुत बड़े बादल से। सोचिए, इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। तो श्मिट की थियरी के हिसाब से ये हुआ कैसे? मतलब एक बिखरे हुए धूल के बादल से हमारे जैसे ठोस ग्रह कैसे बन गए? आइए इस कमाल की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है सूरज के एक विशाल गैस और धूल के बादल को अपनी ग्रेविटी में फंसाने से। अब जैसे जैसे ये बादल घूमने लगा, लाखों कणों की आपसी टक्कर ने इसे चपटा कर दिया, और ये एक घूमती हुई डिस्क बन गया। फिर इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे, और धीरे धीरे बड़े पिंड बने जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। और आखिर में इन्हीं प्लैनेटेसिमल्स ने अपनी ऑर्बिट में मौजूद बाकी सब कुछ खुद में मिलाकर ग्रहों का रूप ले लिया। अब ये विजुअल देखिए, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे केओस से ऑर्डर बनता है। एक बिना किसी शेप का फैला हुआ बादल ग्रेविटी और टक्कर की वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड घूमती हुई डिस्क में बदल जाता है। ग्रहों के बनने की कहानी में ये चपटा होना सबसे जरूरी पहला कदम था। इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक्रीशन कहते हैं। हो सकता है सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बस इतना है कि छोटी छोटी चीजें आपस में टकराकर और चिपककर धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते एक बड़ा सा स्नोबॉल बन जाता है। और एक्रीशन से ही बनते हैं प्लैनेटेसिमल। ये ना तो धूल के कण हैं और ना ही पूरे प्लैनेट, बल्कि ये बीच की स्टेज हैं। मतलब ये ग्रहों की ईंटें हैं, अ सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। और ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि इस कंस्ट्रक्शन का आखिरी फेज कैसा दिखता है। एक बार जब कोई प्लैनेटेसिमल काफी बड़ा हो जाता है, तो उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो अपनी ऑर्बिट के आसपास के एरिया को एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह साफ करना शुरू कर देता है, और भी तेजी से बड़ा होने लगता है। तो ये थ्योरी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर क्या ये वाकई में काम करती है? क्या ये उन सुरागों की वजह बता सकती है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था? चलिए देखते हैं कि श्मिट की थियरी ने उन पहेलियों को कैसे सुलझाया। श्मिट का सिद्धांत वाकई जबरदस्त था। इसने समझाया कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स लगभग गोल क्यों हैं, वे सभी एक ही प्लेन पर क्यों घूमते हैं, हमारे पास पथरीले और गैसीय ग्रहों के 2 अलग-अलग ग्रुप्स क्यों हैं, और यहां तक कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहां से आया। सोचे, एक थ्योरी से इतने सारे सवालों के जवाब। गोल ऑर्बिट्स के लिए श्मिट की अपनी एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, जब आप लाखों अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी ऑर्बिट्स वाले पिंडों को एक साथ मिलाते हैं तो उनकी ऑर्बिट्स का एवरेज निकल जाता है, और उस सारी गड़बड़ी का मैथमेटिकल एवरेज होता है एक लगभग परफेक्ट सर्कल। कितना सिंपल और कमाल का आइडिया है ना? और ग्रहों के 2 परिवारों का राज, वो भी उसी धूल की डिस्क में छिपा था। सूरज के करीब इतनी जबरदस्त गर्मी थी कि सिर्फ पत्थर और मेटल ही ठोस रह सकते थे, जिससे छोटे और भारी ग्रह बने। लेकिन सूरज से दूर जहां ठंडा था, वहां पानी और गैसें बर्फ बनकर जम सकती थीं, जिससे बहुत बड़े, बर्फीले और गैसीय ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन साइंस में कोई भी थ्योरी पत्थर की लकीर नहीं होती। श्मिट का आइडिया जितना शानदार था,
उसमें भी कुछ कमजोरियां थीं, कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब बाकी थे। और सबसे बड़ा सवाल यही था, वो विशाल धूल का बादल जिससे सब कुछ बना, आखिर आया कहां से? ये किसी भी थियोरी के लिए एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक थी। श्मिट ने इसका एक जवाब दिया जिसे कैप्चर हाइपोथेसिस कहते हैं। उनका मानना था कि हमारा सूरज जब गैलेक्सी में घूम रहा था तो वो इत्तेफाक से एक बहुत बड़े धूल के बादल से गुजरा और अपनी ग्रेविटी से उसका एक हिस्सा पकड़ लिया। तो यहीं पर बात आकर अटक गई। बाद में जब कैलकुलेशंस की गईं तो पता चला कि इस तरह किसी तारे का बादल को पकड़ लेना, इसकी संभावना बहुत बहुत ही ज्यादा कम है। ये इतना अनलाइकली था कि इसने श्मिट की थ्योरी की बुनियाद पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि श्मिट का सिद्धांत गलत था? बिल्कुल नहीं। अपनी इस एक कमी के बावजूद इसने मॉडर्न साइंस पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी कायम है। जरा देखिए कि ये आज की मॉडर्न थ्योरी के सामने कैसे टिकता है। आज हम जानते हैं कि बादल को सूरज ने पकड़ा नहीं था, बल्कि बादल और सूरज एक साथ ही बने थे। लेकिन बाकी सब कुछ देखिए, चपटी धूल की डिस्क, एक्रीशन की प्रोसेस, प्लैनेटेसिमल का बनना, ये सब तो श्मिट के ही ओरिजिनल आइडियाज हैं। तो भले ही श्मिट को कहानी की शुरुआत सही नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहानी का बीच का हिस्सा यानी ग्रहों के बनने की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सही बताई। उनके विचार आज भी मॉडर्न प्लैनेटरी साइंस की नींव हैं। उन्होंने भले ही केस बंद ना किया हो, पर उन्होंने इसे सुलझाने के लिए दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दिया था। मुझे लगता है कि खुद श्मिट ने इसे सबसे बेहतर तरीके से कहा था। उन्होंने माना था कि उनकी थ्योरी समय के साथ और बेहतर होगी। यही तो साइंस की खूबसूरती है। यह हमेशा सीखता है, खुद को सुधारता है और सच्चाई के और करीब पहुंचता रहता है। श्मिट की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान में हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि अगला